गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई जिसको बोलते हैं शिक्षक नियमावली 2023। बहुत लोग का क्वेश्चन था, बहुत लोग का कंफ्यूजन था, क्या है नहीं है, आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा जो कर चुके हैं। एक तो बीएड वाला समस्या था ही, एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक समस्या ही है। फिर भी इस समस्या में क्या है, इस चीज को आप लोग को हाईलाइट करके बता रहे हैं ताकि किसी प्रकार से कोई सुनी हुई बातों पर आप लोग नहीं जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना, यह 10/4/2023 को अधिसूचित किया गया। मंत्रिमंडल के द्वारा इसको अधिसूचित किया गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को निश्चित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अब निम्नांकित में क्या बनाया गया तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बनाया गया विद्यालय अध्यापक। एक नया शब्द आया, विद्यालय अध्यापक। यह एक सेवा शर्त है जिसमें प्राइमरी 2+2 ये सभी स्कूल इसमें आच्छादित हो जाते हैं, सभी को इसमें इंक्लूड कर दिया गया। यह संक्षिप्त नाम जो है, यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 कही जाएगी। इसमें नियुक्ति कैसे करना है, स्थानांतरण कैसे करना है, उस पर अनुशासनिक कार्रवाई कैसे की जा सकती है, ठीक, और साथ में उसकी सेवा शर्त क्या होगी, तो ये सब चीज जो है कि इसमें इंक्लूड किया हुआ है। 2023 यही हमारा प्रभावी हो गया, कल से प्रभावी हो गया। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। राजपत्र कल जो है प्रकाशित हो गया तो कल से ये लागू हो गया। इसमें परिभाषाएं जो दी हुई है, इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो, सरकार से प्रेरित है बिहार सरकार, प्रशासनिक विभाग से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग, विद्यालय से अभिप्रेत है बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय, मतलब सब इसमें आ गया, कोई भी विद्यालय छूटा नहीं, कस्तूरबा ये सब छोड़ के, जिसमें सभी उत्क्रमित नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित होंगे। विद्यालय में मोटा मोटी सभी। प्राथमिक विद्यालय से मतलब 1 to 5, मध्य विद्यालय 1 to 8, प्रारंभिक विद्यालय 1 to 8, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया, 6 to 8 होता है, मध्य विद्यालय में 6 to 8 है, और प्रारंभिक विद्यालय का मतलब 1 to 8 होता है, ठीक, जिसमें 1 to 5, 6 to 8 दोनों आते हैं। माध्यमिक विद्यालय का मतलब होता है जो 9th-10th के लिए है, ठीक है, और उच्च माध्यमिक मतलब +2 के लिए होता है। इसमें जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इस सब के बारे में जो दी हुई है कि 2006 का जो नियमावली था उसमें इन सब का जिक्र था। तो नगर निकाय, संवर्ग, नियुक्ति प्राधिकार, अनुशासनिक प्राधिकार, अपील प्राधिकार, मतलब कहाँ अपील करना है, ये सब चीज इसमें इंक्लूड था। वही सब चीज यहाँ पर आपको दिखला रहा है। चलिए, ये हमारा मोटा मोटी ऊपर का वाला हो गया। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली चीज है, प्रधानाध्यापक से अभिप्रेत है बिहार राज्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021। जो हेडमास्टर वाली जो बहाली सुन रहे थे आप लोग बीपीएससी के द्वारा, ये आपका ये वाला रहेगा, ठीक, नियमावली 2021। बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 यथा संशोधित एवं बिहार राजकीय माध्यमिक विद्यालय सेवा शर्त नियमावली 1983 यथा संशोधित 2006 के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त
प्रधानाध्यापक, प्राचार्य अथवा बिहार राज्य के कृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक अथवा बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 समय समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक। प्रधान शिक्षक जिसको 1 to 8 के लिए होता है उसके बारे में ये भी प्रधान शिक्षक, इसको भी हाईलाइट करते हैं। प्रधान शिक्षक कौन वाला? तो नियमावली 2021, इसमें थोड़ा संशोधन होना अभी बाकी है, उसके बारे में है। पूर्व से नियुक्त पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षक, इसका मतलब होगा कि जो भी हमारा जहां जहां लागू हुआ सब शिक्षक, ठीक, टोटल आपका इसमें चलाता है। शिक्षकेतर का मतलब होता है कि जो टीचिंग नहीं कराते हैं। विश्वविद्यालय आप लोग जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इससे आपका मंजूरी होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक, उसके द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। पात्रता परीक्षा एक होता है दक्षता परीक्षा, एक होता है पात्रता परीक्षा, ठीक। एक दक्षता परीक्षा उन लोग के लिए था कि जो लोग पहले से टीचर थे, फिर बाद में हो गया पात्रता परीक्षा। तो पात्रता परीक्षा के बारे में ध्यान दीजिएगा। से अभिप्रेरित है बिहार सरकार एवं अथवा केंद्र सरकार के प्राधिकृत एजेंसी द्वारा इस नियमावली के अंतर्गत आच्छादित संवर्गों हेतु आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा, जो आपका सीटेट है उसके बारे में बता रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस शिक्षक प्रशिक्षण में किसको रखा गया है। से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी अधिनियम 1983 के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरांत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों से क्या क्या है इसको देख लीजिए। डीएलएड, बीएड, बीपीएड, बीएससी एड की उपाधि या 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड, एक 3 वर्ष का एक एकीकृत बीएड एमएड की उपाधि होती है, या बीएड, बीएड, बीएससी एड, ठीक, की 4 वर्षीय डिग्री या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड। केवल बीएड ही नहीं होता, उसके अलावा भी होता है जिसमें हमारा एजुकेशन से भी किया जाता है ग्रेजुएशन, ठीक, उसी के बारे में बता रहा है, ठीक। बीएलएड या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से शारीरिक शिक्षा के क्रम से कम 1 वर्ष की अवधि का, मतलब बीपीएड अगर किया हुआ है तो 1 वर्ष वाला, कम से कम 1 वर्ष वाला, 6 महीना वाला नहीं चलेगा, ठीक। इसके समतुल अथवा वैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डीएलएड, बीएड, बीपीएड, बीएड, बीएससी की उपाधि। इसका मतलब हो गया यह एनसीटी जो था ना, यह जम्मू कश्मीर में पहले नहीं था, तो उसको भी इंक्लूड किया गया, ये महत्वपूर्ण है। ये बता रहा है वैसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब एनसीटी अधिनियम प्रभावी नहीं है, तो ये सभी जगह प्रभावी है, पहले जम्मू कश्मीर में प्रभावी नहीं था, तो इसको जम्मू कश्मीर के रूप में आप जो है इंगित कीजिएगा। वहां से कोई आदमी डीएलएड, बीएड, सब बीपीएड किए हुए हैं तो वो भी आपको मान्य होगा। साथ ही समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण की अर्हता। उसके अलावा कुछ लोग बोलेंगे कि मेरा इसमें नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए। साथ ही समय समय पर राष्ट्रीय मतलब एनसीटी द्वारा निर्धारित, यहाँ एनसीटी द्वारा निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण की अर्हता। उसके साथ साथ और भी, जैसे कोई दूसरा कोर्स कराया जा रहा है तो ये सब भी जो है इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है, ये सब इसमें इंक्लूड होगा।
स्पष्टीकरण के रूप में देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय मतलब एनसीटी से परामर्श के विभाग द्वारा निर्णय अंतिम होगा। मतलब एनसीटी से अप्रूव्ड करा लेगा, उसको बता देगा। आयोग से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन संवर्गों में नियुक्ति की अनुशंसा हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई आयोग। अब इसमें एक आयोग बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक राज्य सरकार के द्वारा जो है एक आयोग बनाया जाएगा। यह बीपीएससी भी हो सकता है या फिर दूसरा कोई आयोग हो सकता है। यहाँ पर संवर्ग का मतलब हो गया कि जो बहाली होगी वह किस संवर्ग में होगी, उसके बारे में है। तो यहाँ संवर्ग का गठन पर ध्यान दीजिए। तो ये सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। आयोग वाला हो गया कि राज्य सरकार द्वारा एक आयोग बनाया जाएगा। वो आयोग जो है आपको नियुक्त कराने का काम करेगा, वही परीक्षा लेगा फिर नियुक्त कराने का काम करेगा। यहाँ संवर्ग देखिए, शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का संवर्ग होगा। विद्यालय अध्यापक का संवर्ग होगा, मतलब आप लोग नियोजित शिक्षक जो सुनते थे ना, उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसको बोला गया विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे। मतलब अध्यापक की तैयारी होगी अब, का संवर्ग होगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। 1 to 5, 6 to 8, फिर 9, 10 और 11, 12 सभी का अलग अलग संवर्ग होगा। यह संवर्ग जिला स्तर का होगा। यह महत्वपूर्ण है कि यह संवर्ग जो है जिला स्तर का होगा। एक कैडर होगा जो जिला स्तर का होगा। पहले आप छोटे छोटे पंचायत में विभक्त थे, तो वह अब खत्म कर दिया गया। विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, सीधे नियुक्ति से भरे जाएंगे। ठीक, कोई प्रमोशन इसमें नहीं दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, सीधे बोल दिया क्या, विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, सबकी नियुक्ति की जाएगी। मतलब नियोजन नहीं है यहाँ पर, नियुक्ति शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ नियोजन शब्द का इस्तेमाल नहीं है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, इसको एक तरह से डोमिसाइल के रूप में देखा जा सकता है कि अस्थायी निवासी हो। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए हटता भारतीय एक स्पेशल एजुकेशन होता है जो खासतौर पर पढ़ाने के लिए, जिसमें साइन लैंग्वेज ये सब पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए वह एनसीटी से अप्रूव नहीं होना चाहिए, उसके लिए भारतीय पुनर्वास परिषद। तो जो लोग स्पेशल एजुकेशन किए हुए हैं उनके लिए है यह। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों, मतलब बिहार टीईटी और सीटीईटी दोनों को इसको मान्यता दिया गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। ठीक है, यह आपका इसमें जरूरी कर दिया गया है। लेकिन परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, जो 2012 से पहले जो भी हुए 2006 से 12 के बीच में, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए दक्षता परीक्षा हो, उनके लिए हुआ था दक्षता परीक्षा, उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, उनके लिए सीटीईटी सब जरूरी नहीं होगा। विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। इसमें एक चीज और कर दिया, विषय विशेष के लिए, मतलब विषय के अलग अलग चीज के लिए, उसके लिए अलग से उसका किया जाएगा। इट मीन्स आपका बिहार टीईटी जो है, जो प्रस्तावित है, वह आपका हो सकता है। इसके लिए आयु के बारे में कर दिया, आयु के बारे में ध्यान दीजिएगा।
प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त, यहाँ 1 अगस्त जो होगा जिस साल आपको नियुक्ति करना है, नियुक्ति वर्ष कि 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित की जाए। यह जैसे अभी 40 वर्ष किया हुआ है तो वो आपका लागू रहेगा। इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए नियुक्ति की पहली मतलब नियुक्ति वर्ष जो होगा, वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष, हाई स्कूल +2 के लिए 21 वर्ष होता है, प्राइमरी और मिडिल के लिए 18 वर्ष होता है, और अधिकतम में वही जो आपको दिया गया है सरकार के द्वारा। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व, ये ध्यान दीजिएगा, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, जैसे कल जो हुआ तो इसके पहले पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अगर कोई व्यक्ति हो गए हैं, होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी। मतलब उसको, जो आदमी अभी तक सीटेट कर चुका है तो उसकी अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। लेकिन जो आदमी अब पास करेगा उसको छूट यह दे नहीं होगा। जो अभी तक पास कर चुका है वह 10 वर्ष का छूट ले सकता है। जिस निर्दिष्ट विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है, मतलब कुछ में ऐसा हुआ है कि इसमें पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है, जैसे आर्ट्स वाले का एसटीईटी नहीं लिया गया तो उसके लिए है, या फिर उर्दू वाले का एसटीईटी नहीं लिया गया तो उसके लिए है, मैथिली सबका नहीं लिया गया, भोजपुरी सबका नहीं लिया गया, उसके लिए। तो जिस निर्दिष्ट विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई, इसको ध्यान रखें, विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है, उस निर्दिष्ट विषय या विषय समूह की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी। जब इसका हो जाएगा तब से उसका 10 इयर्स काउंट किया जाएगा, उसका अभी काउंट नहीं होगा। परंतु पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सकेगा। जो भी लोग अभी तक टीचर हैं, पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, उनके लिए है कि उनकी अधिकतम आयु सीमा में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रखा जाएगा, इसका निर्णय लिया जा सकेगा। उसमें लास्ट वाला कुछ नहीं दिया हुआ है। आरक्षण के लिए है, राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में समान प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा, जो पहले से होता रहा है। परंतु प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 50%, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ष में विषय में, प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% जो है महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। 50% महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया गया है। किसमें? तो यह दिया गया है प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थियों के लिए चिन्हित किया जाएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा रहता है तो वो महिला को दिया जाएगा, ठीक, 50% से एवं भी हो सकता है उस केस में। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर का संधारण समेकित रूप से जिला स्तर पर किया जाएगा। जो आरक्षण रोस्टर बनेगा उसको जिला स्तर पर इसका संधारण किया जाएगा। इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर का अलग अलग संधारण जिला स्तर पर किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालय है तो उसका भी जिला स्तर पर किया जाएगा। विद्यालय अध्यापक आरक्षण संशोधन से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी द्वारा
किया जाएगा। यहाँ महत्वपूर्ण है कि जो भी कार्य है वो जिला पदाधिकारी के द्वारा जो है किया जाएगा। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद प्रथम समयभार में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 1 से रोस्टर प्रारंभ होगा, जो कि रोस्टर पहले से बनता था उसी टाइप से। यहाँ पर जो भी आपका पंचायत लेवल का था, ब्लॉक लेवल का था, सबको खत्म कर दिया गया, सीधे जिला पदाधिकारी को इसमें हेड बना दिया गया। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? नियुक्ति की प्रक्रिया में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। अर्थात यह जो बना है इसमें ऐसा नहीं कि कल से ही काम शुरू हो जाएगा। इसमें यह बता रहा है कि नियुक्ति के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए इसके लिए क्या होगा, रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के लिए जो है यह बना के तब भेजा जाएगा। ठीक, उसके बाद इस पर नियुक्ति की जाएगी। सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। कितनी रिक्ति है यह जो है आयोग बताएगा कि कितनी रिक्ति किस जिला में है। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। उसमें कोई कुछ नहीं है, सेल्फ आप उसमें घोषणा देते हैं कि हम ऐसा ऐसा किए हुए हैं और ये सब चीज सही पाया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो गलत पाए जाने पे हमको हटाया जा सकता है, या स्वघोषणा के आधार पर ही उसको कर दिया जाएगा। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। इसमें परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है इसका निर्धारण आयोग के द्वारा एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी का काम रहेगा निर्धारण करना। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। यह बीपीएससी भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा अलग से आयोग बनाया जा सकता है। संभवतः बीपीएससी होगा। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। उक्त परीक्षा के भर्तांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा और कितना उसका हर्ता अंक होना चाहिए यह आपका जो है विवेक के आधार पर लेगा, आयोग लेगा। इसमें कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। ध्यान दीजिए, कोई अभ्यर्थी, ये बहुत महत्वपूर्ण कर दिया, कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार, यहाँ पर किसी विषय से नहीं बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि अधिकतम 3 बार एक अभ्यर्थी को मौका मिलेगा, चाहे आप किसी में भाग लें। अगर 3 बार मिस कर जाइएगा तो फिर आपका इनवैलिड हो गया। आयोग द्वारा की गई आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। आयोग के द्वारा जो अनुशंसा होगी और उसका परीक्षा का एक आधार होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक, आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। मतलब पूरी जांच करने के बाद जो है उसको मान लिया जाएगा कि ये नियुक्त हो गए। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियम 7 में अंकित नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। जो पहले से टीचर बहाल हैं, अभी तक हैं, जो कल पिछले साल तक जो बहाल हुए हैं, उन सभी को भी इसमें आने का मौका मिलेगा। ठीक, लेकिन जो नए लोग बहाल होंगे और पुराने जो लोग हैं सबको एक बराबर ही मौका मिलेगा और सभी एक बराबर ही माने जाएंगे। कोई सीनियर नहीं रहेगा, कोई जूनियर नहीं रहेगा, सब एक बराबर माने जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज में जो भी व्यक्ति हैं अगर इस नियमावली के तहत अपने आप को परमानेंट कराना चाहते हैं
तो उनको अपना पुराना जो भी सीनियरिटी है सब कुछ लॉस करके इसमें आना पड़ेगा। नए लोग के साथ उनकी बहाली होगी, एकदम फ्रेश बहाली होगी। इस संबंध में आवश्यकतानुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा अलग से किया जा सकेगा। इसमें एक चीज गुंजाइश रहने दिया है कि हो सकता है कि इसमें हम कुछ चेंज भी कर सकते हैं, तो अलग से निर्धारित किया जाएगा, ये अपना एक क्लॉज लगा दिया। प्रमाण पत्रों की जांच। नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जांच करा लेंगे, परंतु कार्यहित में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सकता है एवं विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा सकता है। आपका ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती। अब अगर किसी का प्रमाण पत्र गलत पाया गया तो उसको क्या करना है, वेतन आदि के मद में जो भी राशि उसको दी गई है सबकी वसूली की जाएगी और उसको हटा भी दिया जाएगा। परिवीक्षा अवधि, प्रोबेशनरी पीरियड क्या है? सीधी भर्ती में नियुक्त किए जाने वाले विद्यालय, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोग ध्यान देंगे। सीधी भर्ती में नियुक्त किए जाने वाले विद्यालय अध्यापकों के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से 2 वर्ष के लिए होगी। 2 इयर्स जो है प्रोबेशनरी पीरियड होगा। जब आप योगदान कीजिएगा उस समय से 2 वर्ष तक, तब तक आपको टेम्पोररी रूप में कार्य करना पड़ेगा। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। अगर आप इसमें टेम्पोररी के रूप में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो 1 साल का एक मौका और दिया जाएगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर सकेगा। अगर उसमें भी अगर संतुष्ट नहीं पाए जाएंगे, मतलब आपका विद्यालय के द्वारा जो होगा, जो आपका योगदान होगा, तो उसमें 2 वर्ष और साथ में 1 वर्ष, 3 वर्ष का मौका दिया जाएगा। उसके बाद आपकी सेवा संपुष्टि होनी चाहिए। अगर आपका संतोषजनक नहीं पाया जाता है, इस बात का डिसाइड विभाग करेगा, तो आपको हटाया भी जा सकता है। प्रोबेशनरी पीरियड का यही औचित्य होता है, तब तक आप टेम्पोररी रूप में काम करेंगे। परिवीक्षा अवधि में विद्यालय अध्यापक के विभाग द्वारा विहित सांस्थिक एवं अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा और इसके परिवीक्षा अवधि में जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी आपको वर्क दिया जाएगा, सब में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ भी ना नहीं करना है। नौकरी करी तो ना करी, ना करी तो नौकरी ना करी। संपुष्टि, परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि की जांच होने पर सेवा में संपुष्टि की जा सकेगी। संपुष्टि, जब आपका सब कुछ पूरा हो जाएगा तो आपका सेवा संपुष्ट माना जाएगा और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब परमानेंट आप टीचर बन जाएंगे। वरीयता सूची, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के विद्यालय अध्यापक की विषयवार समेकित वरीयता सूची होगी। विषयवार जो है इसमें एक वरीयता सूची होगी समेकित, ध्यान रखिए सभी को एक साथ मिला के। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता सूची अलग अलग होगी। माध्यमिक के लिए अलग होगी और अलग अलग होगी, इसका मतलब दोनों के लिए अलग अलग। ठीक। आपसी वरीयता समान प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप होगी। अगर कोई आपसी वरीयता हो जाए कि माध्यमिक वाला वरीय है या उच्च माध्यमिक वाला डिफरेंस, तो यह आपका प्रशासन विभाग के द्वारा किया जाएगा। विद्यालय अध्यापक की वरीयता सूची जिला स्तर पर संधारित की जाएगी। इसके लिए आपका जिला स्तर कहीं कैडर है वहीं से किया जाएगा। स्थानांतरण,
विद्यालय अध्यापक का पद स्थानांतरणीय होगा, जो भी होगा उसमें ट्रांसफर का आपको प्रोविजन होगा। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा स्थानांतरण के निमित्त समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्थानांतरण की कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जा सकेगा। इसके लिए अलग से एक निकाला जाएगा रूल, उसके आधार पे होगा। विद्यालय अध्यापक का अंतर जिला स्थानांतरण ऐच्छिक, प्रशासनिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो सकेगा। इसमें जो भी रहेगा उनका अंतर जिला मतलब एक जिला से दूसरे जिला में भी ट्रांसफर हो सकेगा। ठीक, वह ऐच्छिक भी हो सकता है, वह प्रशासनिक भी हो सकता है और शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी हो सकता है कि आपको कहीं दूसरी जगह भी भेजा जा सकता है। एक जिला से दूसरे जिला में भी आपको भेजा जा सकता है या आप खुद भी जा सकते हैं, यह दोनों प्रावधान है। इसके लिए प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकार निदेशक प्राथमिक शिक्षा होंगे। इसमें निदेशक प्राथमिक शिक्षा जो होंगे वही आपके ट्रांसफर वाला काम को देखेंगे। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकार निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे। तो माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक वाला को देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा वाला प्राथमिक को देखेंगे। अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानांतरित विद्यालय अध्यापक की वरीयता स्थानांतरित जिला में उनके नियुक्ति वर्ष से संबंधित विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता से निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी। अगर अपना जिला छोड़ के आप दूसरे जिला में जाते हैं तो फिर वहां पर आपको 0 मान लिया जाएगा और आप वहां पर वरीय नहीं होके, आप सीनियर नहीं होके जूनियर हो जाएंगे। सिंपल सा, आपकी वरीयता खत्म कर दी जाएगी और आप निम्न माने जाएंगे, निम्न वरीयता के माने जाएंगे और आपकी सीनियरिटी लॉस करके जाना पड़ेगा। वही चीज निम्न वरीयता के रूप में बता रहा है। अनुशासनिक कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 समय समय पर यथा संशोधित में निहित प्रावधान इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक पर प्रभावी होगा। ध्यान रखिएगा, 2005 का जो नियमावली है तो वो सब कुछ इस पर प्रभावी होगा। सेवा संबंधी शर्तें, विद्यालय अध्यापक के पद का वेतनादेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अभी इसका कोई भी वेतन कितना देना है इसका निर्धारण नहीं किया गया है, राज्य सरकार के द्वारा इसको निर्धारित किया जाएगा। विद्यालय अध्यापक के विभिन्न संवर्गों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। मतलब बहुत सारा इसमें सेवा शर्त अभी तक नहीं दिया हुआ है, उसको भी बाद में चल के सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएगी। गुंजाइश रखा गया है कि उलटफेर किया जा सकता है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, इस नियमावली के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित की अनुकंपा पर नियुक्ति के संबंध में अलग से प्रावधान अधिसूचित किया जा सकेगा। अनुकंपा का इसमें दिया गया है, पहले भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन इसके लिए अलग से इसको बताया जाएगा। आचरण संहिता में निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण कराना, ये आपके आचरण में है, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। समय पर विद्यालय आना, निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना या कराना, बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना, मतलब मारपीट नहीं करना है, पनिशमेंट नहीं देना है। किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना, किसी प्रकार का नशा का सेवन करते हुए पाए जाते हैं तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है, आचरण संहिता में आपको देखा जा सकता है। सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को दूर करने की में सक्रिय भूमिका निभाना, न दहेज लेना है न दहेज देना है, न अपने घर में किसी का बाल विवाह करना है। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना। आपको हाई स्कूल +2 का जो एग्जामिनेशन होता है 10th और 12th का, मैट्रिक इंटर वाला, उसमें आपको अनिवार्य रूप से सहयोग करना पड़ेगा। विद्यालय अध्यापक पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 समय समय पर यथा संशोधित में निहित प्रावधान
प्रभावी होंगे। पुराना जो प्रोविजन चल रहा वो भी आपको लागू कर किया जाएगा। शिकायत एवं अपील। इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी शिकायत, अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत विद्यालय अध्यापक की सेवा शर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चित करने के लिए शक्ति क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को दिया गया है। वही इस पर सुनवाई करेंगे। प्रकीर्ण मतलब ये टोटल चीज आपको पूरा का पूरा नियमावली आप पर इसमें दिया हुआ है। उपयुक्त उपकंडिका 1 में वर्णित नियमावली के अंतर्गत इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि के उपरांत कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकती, कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। ठीक, पुराने नियमावली से कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक एवं प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जिसे मरणशील संवर्ग पूर्व में घोषित किया जा चुका है, पर यह नियमावली प्रभावी नहीं माना जाएगा। जो पुराने टीचर हैं, जो फुल वेतन वाले टीचर हैं, उनको डाइंग कैडर घोषित किया गया है, उस पर यह लागू नहीं होगा। उसके अलावा सब पे लागू होगा। प्रशासनिक विभाग इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी। इस तरह से यह पूरी नियमावली है। अब इस नियमावली में आप लोग के लिए है क्या, ध्यान दीजिएगा। आप इससे पहले सीटेट किए हुए हैं, आप टीईटी किए हुए हैं, आप एसटीईटी किए हुए हैं, या अभी एसटीईटी कर रहे हैं, या अभी एसटीईटी सीटेट कर रहे हैं। ठीक, सभी को इसके उपरांत एक और परीक्षा देनी होगी। जो परीक्षा का आयोजन जो है उसमें जो उसका प्रोविजन होगा उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। बीपीएससी के माध्यम से उसकी परीक्षा ली जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं सुपर टीईटी। यह नियमावली जो है एक तरह से देखा जाए तो हमको यहाँ दिखता है उत्तर प्रदेश का मॉडल यहाँ पर लागू किया गया है। वहां भी विद्यालय अध्यापक का एक संवर्ग होता है, उसी तरह यहाँ भी विद्यालय अध्यापक का एक संवर्ग स्थापित किया गया है। यह पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का मॉडल है। उत्तर प्रदेश में यही वाला मॉडल चलता है, उसी मॉडल को यहाँ भी अपनाया गया है। विद्यालय अध्यापक का मॉडल उसी टाइप से ट्रांसफर, उसी टाइप से जिला संवर्ग सब कुछ किया गया है। वेतन भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किया हुआ है उसी टाइप से होगा। आप लोग में से कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज्ड मत होइएगा। आपको काम करना रहता है कि पहले बीएड या डीएड करना होता है। बीएड डीएड करने के उपरांत सीटेट करना होगा, या टीईटी करना होगा, या एसटीईटी करना होगा, और ये सब के बाद फिर आपको एक परीक्षा देनी होगी जो बीपीएससी के माध्यम से कराई जाएगी। और उस परीक्षा को आपको पास करने के उपरांत आपकी नियुक्ति, उस परीक्षा को पास करने के उपरांत नहीं, मेरिट लिस्ट में आने के उपरांत आपकी नियुक्ति की जाएगी और आप परमानेंट टीचर के रूप में बहाल होंगे, जो बिहार राज्य के कर्मचारी के रूप में आपको गिना जाएगा, जिसको हम लोग सुपर टीटी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपका है। कोई भी आदमी कंफ्यूज मत होइएगा। जो आदमी अभी तक नियुक्त हो चुके हैं उनको भी इसमें आने का मौका दिया जा रहा है कि वो लोग भी अपने आप को राज्य वाला कैडर में ला सकते हैं। मैं जिला कैडर में ला के अपने आप को भी बिहार राज्य के कर्मचारी में ला सकते हैं और अधिक वेतनमान के लिए जा सकते हैं। नहीं तो जो पुराने वेतनमान में बने हुए हैं वो पुराना वेतनमान उनका बना हुआ रहेगा, वो लोग उसी तरह से कार्य करते रहेंगे। जिनको अच्छा करना है तो इसमें जा सकते हैं। जो बिल्कुल नए हैं, जिनके लिए अभी कुछ भी नहीं है, उनके लिए यही है कि आपको सीटेट करने के उपरांत एक और परीक्षा देनी होगी और उस परीक्षा को पास करने के बाद आपका मेरिट बनेगा, जो ऊपर से टॉप में होगा उसको लिया जाएगा और फिर बचे हुए सीट को देखा जाएगा। और यह प्रक्रिया जो है एक विभाग के द्वारा अलग से किया जाएगा। यह नियमावली का निचोड़ यही है कि सभी को सुपर टीईटी के लिए सीटेट के बाद एक और टीटी के लिए तैयार रहना होगा। जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय में होता है, जिस तरह से दिल्ली में होता है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में होता है, वही प्रोसेस जो है यहाँ भी लागू किया गया है कि सीटेट हम लोग पहले करते हैं, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में फिर
पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का फॉर्म भरते हैं, उसी टाइप से यहाँ भी किया गया है। यही आपका आज का नियमावली का पूरा सार यही था। क्योंकि इस नियमावली में बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन था, मेरे पास बहुत सारा कॉल आया हुआ था, सर क्या होगा नहीं होगा, इसलिए आज हम इस पर चर्चा किए हैं। अगर इसमें किसी व्यक्ति को कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो कृपया हमसे बात करके आप बता सकते हैं कि सर ये क्या है। और यह बताना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बहुत लोग आपको मिसगाइड करेंगे। एक प्रॉपर नॉलेज होना और उसके हिसाब से चलना, सुनी सुनाई बातों को छोड़ दीजिए। हम इसीलिए इस नियमावली को पढ़ के आपको बताए हैं, इसको अपने हिसाब से डिफाइन नहीं किए, जो दिया हुआ था उसी चीज को करके दिखलाए हैं। इसमें अक्षरशः जो दिया हुआ है वही चीज आपको बताए हैं। अब किन्हीं को कोई दिक्कत हो, इसमें कोई चीज समझना हो तो आप पूछ सकते हैं। यह आपके जीवन को बहुत प्रभावित करने वाला है।